हेलो फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके है और बिहार जीके भी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट शामिल है। तो फर्स्ट है हमारा कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम या गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम या गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो है। नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस और मोटो और मीनिंग दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और इसका मीनिंग है सभी के लाभ के लिए, सभी के आराम के लिए। नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका मोटो है विद्या अमृत श्रुते और इसका मीनिंग है ज्ञान अमरता प्रदान करता है। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम और मीनिंग है ज्ञान ही शक्ति है। नेक्स्ट है दूरदर्शन और इसका मोटो है सत्यम शिवम सुंदरम और इसका मीनिंग है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर सुंदर है। नेक्स्ट है इंडियन एयर फोर्स, इसका मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम और इसका मीनिंग है महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करो। नेक्स्ट है इंडियन नेवी, इसका मोटो है सम नो वरुण और इसका मीनिंग है वरुण हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसका मोटो है जागृत अहर्निशम और इसका मीनिंग है दिन रात जगना। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसका मोटो योगक्षेम बाह्यम और इसका मीनिंग है मैं कल्याण का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT और इसका मोटो है विद्या अमृत श्रुते और इसका मीनिंग है ज्ञान के माध्यम से अमरता। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसका मोटो है सत्यमेव जयते और इसका मीनिंग है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसका मोटो है धर्मो रचिति रचिता और इसका मीनिंग है धर्म अपने उद्धारक को बचाता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसका मोटो है यतो धर्मस्तो जया और इसका मीनिंग है धर्म क्या है इसीलिए विजय प्राप्त हुई है। धर्म क्या है इसीलिए विजय प्राप्त हुई है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में बाजार यानी पर्ल मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में बाजार नहीं बाजरा पर्ल मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा के मोल्लेम शहर में स्थित है। मोल्लेम शहर में स्थित है। वर्तमान में गोवा में 6 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से अपने तेंदुए, हाथियों, हिरणों और गौर, जिन्हें कि भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान एंड निकोबार में। इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान एंड निकोबार में। डांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। डांडी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि अनुपम झील किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? कैमूर में। अनुपम झील किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? कैमूर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है और यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। घाटी में कई प्रपात हैं, जिनमें से बेहतरीन करकट जलप्रपात है और तेलहर जलप्रपात है। करकट जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जानवर बंगाल के बाघ, भारतीय तेंदुए, 4 सींग वाले मृग, नीलगाय, सांभर, भालू आदि शामिल हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यह पूरी तरह से भूमि से घिरा राज्य है। बिहार भौगोलिक सीमाओं को साझा करता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में झारखंड से और यह नेपाल के साथ उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीतारमैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन आईएनसी के अध्यक्ष थे और उसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 8.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे स्टेट और पॉपुलेशन डेंसिटी दिया गया है कि त्रिपुरा सब 350, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा 229, अरुणाचल प्रदेश में 17 और हमारे बिहार में 1102 है, मिजोरम में 12, उत्तर प्रदेश में 828। इसको जूम करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1885 में। टोटल प्रतिनिधि थे 72 और मुस्लिम प्रतिनिधि थे मात्र 2। सेकंड हुआ था 1886 में। टोटल थे 434 और मुस्लिम प्रतिनिधि थे 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं ऊर्जा संयंत्र। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर है हमारा सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। 3 मई को। यहाँ पे फैक्ट दिया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। यह दिवस वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई बाइंड हुक घोषणा को भी चिन्हित करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध निर्मित है? उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध निर्मित है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। यहाँ देखिए हाईलाइट करके दिया गया है कि जेमू ग्लेशियर जम्मू सिक्किम में स्थित है। जेमू नदी सिक्किम में। यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं कि गंगोत्री भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, सियाचिन नुब्रा नदी में लद्दाख में, हिस्पार हुंजा नदी पर लद्दाख में, पिंडारी पिंडर नदी पर उत्तराखंड में, बारासिंगडी चंद्रा नदी पर हिमाचल प्रदेश में, लिखापानी नदी अरुणाचल प्रदेश में, द्रांग द्रंग जास्कर नदी पर लद्दाख में, कांगटो कांगटो नदी पर अरुणाचल प्रदेश में, बिचोम कांगटो नदी पर अरुणाचल प्रदेश में, मिलाम गौरी गंगा नदी पर उत्तराखंड में, सपत सुरू नदी पर लद्दाख में, बाल्टोरो सिगार नदी पर लद्दाख में, छोटी सिगरी चंद्रा नदी पर हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं कि समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई 30 मीटर से
40 मीटर के बीच है। और यहाँ पे दूसरा फैक्ट है कि कोसी नदी बेसिन की ऊंचाई में बहुत अधिक गिरावट है। माउंट एवरेस्ट पर 8,848 मीटर से लेकर गंगा के मैदान से में 60 मीटर तक है। इस बेसिन में विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ पंखों में से एक भी है। अब इसको आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किनकी आत्मकथा है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किनकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किनको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में किनको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सूर्य है एक पीला तारा। सूर्य है एक पीला तारा। यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि सूर्य एक पीला बौना तारा है जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में चमकती गैस की एक गर्म गेंद है। इसे भरने के लिए सूर्य की मात्रा को 1.3 मिलियन पृथ्वी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कि परमाणुओं की संख्या के संदर्भ में यह 91.0% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से बना है। द्रव्यमान से सूर्य लगभग, इसको आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे फैक्ट दिया गया है उनके बारे में कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक तब लिखी थी जब वह मांडले जेल म्यांमार बर्मा जेल में थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक तब लिखी थी जब वह मंडल म्यांमार बर्मा जेल में थे। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें हैं आर्कटिक होम इन वेद, द ओरायन गीता रहस्य। आर्कटिक होम इन द वेद और ओरायन गीता रहस्य। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची रेखाएं अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी? 179। यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं कि यदि 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की समांतर रेखाएं खींची जाए तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक में 89 समांतर रेखाएं होंगी। नेक्स्ट फैक्ट है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 दक्षिण प्लस 89 उत्तर प्लस 1 भूमध्य रेखा इक्वल टू 179 अक्षांश है। 179 अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एकल्चरेशन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक मार्च 1940 में लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा अपने पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद मुस्लिम और हिंदुओं में विभाजन के प्रश्न पर जोर दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का अधिकांश भाग कारागार में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन के 1 वर्ष पूर्व 1946 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। यहाँ पे फैक्ट दिया गया है उसके लिए। बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में स्थित है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी में से एक है। इसकी क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता को 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाने के लिए विस्तार किया जा रहा है। बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार राज्य में बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति प्रथा की आलोचना की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम कि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में लिखा गया था। पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी और बाद में 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा संशोधित की गई थी। यह पुस्तक 20 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है, जिसमें संस्कृत के कई विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्वाहिली, अरबी और चीनी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस के सहयोग से। सोवियत रूस के सहयोग से। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करता है। 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण योजना कर दिया गया और इनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बाल बाटिक्स 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के छात्रों को शामिल किया जाता है। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? गोपाल